नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। और इस वक्त मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक बेहद चिंताजनक और गंभीर खबर के बारे में बात करने को लेकर। दरअसल उत्तर प्रदेश यूपी वेस्ट में एक बुलंदशहर के अनूपपुर शहर में दो साधुओं की निर्मम हत्या के बाद ये पूरा मामला बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। इस पर बहुत ज्यादा आक्रोश भी सामने आ रहा है और इस पर राजनीति भी होने की संभावना बहुत ज्यादा नजर आ रही है। उसकी शुरुआत हो भी चुकी है, लेकिन मैं इस वक्त आपको इस पर हो रही कुछ राजनीतिक एक तरह से कोशिशों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन साथ साथ इस पूरी घटना की डिटेल भी बताऊंगा जिससे आप ये समझ सके कि असल में वहां पर क्या हुआ था। क्योंकि आपको पता होगा कि अप्रैल महीने में ही 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में दो संतों की उनके ड्राइवर के साथ मॉब लिंचिंग कर दी गई थी। 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने निर्मम हत्या कर दी थी इन दोनों संतों की। उसके बाद इस पूरे मामले ने देश भर का ध्यान खींचा और इस पर जबरदस्त राजनीति भी हुई और मीडिया चैनलों ने भी इस पूरी खबर को बहुत जोर शोर से उठाया। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो पालघर का मामला था उसको कम्युनल सांप्रदायिक बनाने और बताने की कोशिश बहुत ज्यादा होती रही, लेकिन जो अभी तक साक्ष्य निकल करके सामने आया उसके मुताबिक ऐसा नजर नहीं आ रहा। लेकिन बुलंदशहर में जब इसी बीच में, क्योंकि महाराष्ट्र की जब बात करते हैं तो वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, और पालघर में जब यह हत्या हुई थी उसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस पर बहुत ज्यादा आक्रोश जाहिर किया था, नाराजगी जाहिर की थी। खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे उद्धव ठाकरे को, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनको फोन कर दिया था, सख्त कार्रवाई की मांग की थी और यह कहा था कि आप जो है अपने प्रदेश में हिंदुओं की, संतों की रक्षा करने में असमर्थ हैं। कुछ इस तरह की बातें भी सामने आई थी कि इस तरह पर फोन पर बातचीत हुई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे योगी आदित्यनाथ की बात कर ली जाए या उद्धव ठाकरे की, दोनों ही कट्टर हिंदू छवि वाले नेता हैं। और उद्धव ठाकरे भी महाराष्ट्र से बैठ करके अयोध्या तक की बात करते हैं, अयोध्या आते हैं, देखते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, हिंदुओं के हित की बात करते हैं। बाला साहब ठाकरे भी लगातार हिंदू हित की बात करते रहे, लेकिन जब वहां पर संतों की हत्या हुई तो उस पर बहुत ज्यादा घिरे, चारों तरफ से सवाल उठे। हालांकि उन्होंने लिस्ट जारी करके तमाम चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में दो साधुओं की निर्मम हत्या हुई तो यह मौका महाराष्ट्र की सरकार ने भी नहीं छोड़ा है। जी हां, अब आप ये सोचिए क्या हुआ, पॉलिटिकल तौर पर क्या हुआ, पहले वो बता देता हूं। जब दो साधुओं की हत्या हुई तो उसके बाद जैसे योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे को पालघर की हत्या के बाद, पालघर के घटना के बाद फोन किया था, वैसे ही बुलंदशहर के अनूपपुर में जब दो साधुओं की रात में निर्मम हत्या हुई उसके बाद खुद उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ को फोन किया। फोन की जो जानकारी है, खुद शिवसेना के जो सीनियर लीडर है संजय राउत, उन्होंने जानकारी दी है, ट्वीट किया है। उनका जो ट्वीट है वो बता देता हूं और ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि ये दरअसल उनकी तरफ से कोशिश है ये बताने की कि इसको पॉलिटिकल मत कीजिए, लेकिन ट्वीट करके वो जानकारी दे रहे हैं। तो सियासत तो होती ही है, चाहे पालघर में मामला हुआ तो बीजेपी ने जम करके महाराष्ट्र की सरकार को घेरा, जमकर पॉलिटिक्स की, तो अब महाराष्ट्र को भी मौका मिला है। जब यूपी में मामला हुआ है तो वहां पर भी शिवसेना को और वहां की सरकार को भी मौका मिला। क्या हुआ था वो ट्वीट भी आपको बता देता हूं। संजय राउत ने अभी से, जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूं, इस वक्त जो ये आपसे बात कर रहा हूं, कुछ देर पहले ही तकरीबन मैं आपको बता दूं कि 2:45 बजे तकरीबन ये ट्वीट किया है। ये ट्वीट किया है, बुलंदशहर के मंदिर में दो साधु संतों की हत्या मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ से फोन पर चर्चा की। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने साधुओं की हत्या को लेकर चिंता व्यक्त की। ऐसी अमानवीय घटना घटती है तब राजनीति ना करके हमें एक साथ काम करते हुए अपराधियों को दंडित करवाना चाहिए, उद्धव ठाकरे। अब संजय राउत ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि इस पर राजनीति मत कीजिए, लेकिन खुद कहीं ना कहीं बता करके ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे योगी आदित्यनाथ ने खुद उद्धव ठाकरे को फोन किया था, उसी तरीके से उद्धव ठाकरे ने भी योगी आदित्यनाथ से बात कही है। इसके अलावा भी कुछ, जब पॉलिटिकल बात हो रही है तो हम थोड़ा सा पॉलिटिकल बात बता देते हैं कि आखिर इससे पहले क्या ट्वीट वगैरह हुए, उसके बाद इस घटना और इस घटना के पीछे की असल सच्चाई और जो हकीकत है, क्या इसमें कोई कम्युनल एंगल है, क्या कोई सांप्रदायिक इसमें एंगल नजर आ रहा है, वो भी आपको बताएंगे। इससे पहले तकरीबन 2:30 बजे संजय राउत ने एक और ट्वीट किया था। उस ट्वीट में कहा, बुलंदशहर नहीं,
माफ कीजिएगा, यही जो 2:45 उन्होंने जो ट्वीट किया था 2:30 बजे, वो जो उद्धव ठाकरे के बारे में उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि फोन पर बात की, उसी को उन्होंने मराठी लैंग्वेज में लिखा था। लेकिन उससे तकरीबन 3 घंटे पहले उन्होंने लिखा, भयानक, बुलंदशहर यूपी के एक मंदिर में 2 साधुओं की हत्या। लेकिन मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि इसे सांप्रदायिक ना बनाएं, जिस तरह से कुछ लोगों ने पालघर मामले में करने की कोशिश की। अब आप सोचिए कि राजनीति किस तरह से चलती है। महाराष्ट्र में जब इस तरह से 2 संतों की मॉब लिंचिंग होती है तो शायद इतना प्रोएक्टिव जो है वो शिवसेना नजर नहीं आ रही थी, वो डिफेंडिंग थी, वो बचाव कर रही थी। और प्रोएक्टिव कौन था? प्रोएक्टिव थे बीजेपी के तमाम लीडर, संबित पात्रा से लेकर के तमाम दूसरे जो लीडर्स हैं, तमाम प्रवक्ता, यूपी के मुख्यमंत्री इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे, आगे आकर के हमला कर रहे थे। लेकिन अब बारी महाराष्ट्र के सरकार की, शिवसेना लेकिन इसमें थोड़ा सा स्मार्ट प्ले कर रही है। उसकी निंदा कर रही है कि 2 साधुओं की हत्या हुई, लेकिन निंदा में यह कह रही कि इसका राजनीतिकरण मत कीजिए। बहरहाल, इससे पहले जरा मैं आपको बता दूं कि संजय राउत ने एक और ट्वीट किया था, वो भी बता देता हूं। उन्होंने लिखा था, टेरिबल किलिंग ऑफ 2 सेंट्स साधुज एट अ टेंपल ऑफ बुलंदशहर यूपी, बट आई अपील टू ऑल concerned to not make it communal the way they tried to make पालघर महाराष्ट्र इंसिडेंट्स। सेम बात उन्होंने इंग्लिश में ट्वीट की थी और उसके अलावा उन्होंने मराठी में भी यही ट्वीट किया। शिवसेना तो इस पर यह बात कह ही रही है, साथ साथ प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके इस पर योगी सरकार को घेरा है। लेकिन प्रियंका गांधी ने दोनों साधुओं के ट्वीट का जिक्र साफ तौर पर नहीं किया, बल्कि 15 अप्रैल तक यूपी में 100 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं अब तक, वो पूरा मामला इस तरीके से उठाया और इस तरह से योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। वो ट्वीट क्या है मैं बताता हूं। ट्वीट है, अप्रैल के पहले 15 दिनों में ही उत्तर प्रदेश से 100 लोगों की हत्या हो गई। 3 दिन पहले एटा में पचौरी परिवार के 5 लोगों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए, कोई नहीं जानता उनके साथ क्या हुआ। आज बुलंदशहर में एक मंदिर में सो रहे 2 साधुओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इसी ट्वीट के साथ साथ उन्होंने सेकंड ट्वीट जो लिखा है उसमें लिखा है, ऐसे जघन्य अपराधों की गहराई से जांच होनी चाहिए और इस समय किसी को भी इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। निष्पक्ष जांच करके पूरा सच प्रदेश के समक्ष लाना चाहिए, यह सरकार की जिम्मेदारी है। अब अंदाजा लगाइए कि इस मामले को उठाया जा रहा है। अब जब बीजेपी शासित प्रदेश में ऐसा मामला सामने आया तो तमाम जो दूसरे पक्ष के, दूसरे विपक्ष की पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को उठा रही हैं। जब महाराष्ट्र में बीजेपी की शासन नहीं है, बीजेपी का, वहां पर जब ये मामला सामने आया था तो इसको बीजेपी ने पूरा तूल दिया था। अब इन सब के साथ साथ आपको एक बात और बता दूं कि जैसे ही बुलंदशहर की यह घटना सामने आई आज सुबह, क्योंकि कल रात किसी समय इन दोनों साधुओं की हत्या हुई है, एग्जैक्ट वक्त अभी सामने नहीं आया। जैसे ही सुबह यह खबर सामने आई, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए तमाम जो अधिकारी हैं बुलंदशहर के उनसे बातचीत की और इसमें त्वरित एक्शन की भी बात कही। हालांकि उस वक्त तक भी गिरफ्तार कर लिया गया था आरोपी को। आरोपी का नाम राजू बताया जा रहा है, मुरारी और राजू जिसको पुकारा जाता है। लेकिन साथ साथ यह भी कहा कि सख्त से सख्त एक्शन ले, यह खबर भी सामने आई। अब जरा ये समझ लीजिए कि कैसे इस पर राजनीति हो रही है, किस तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार करने की कोशिश, कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है, वो तो आपने समझ लिया। अब जरा इस पूरे मामले को समझ लीजिए कि मामला दरअसल क्या है। 2 साधु हैं, 2 साधु थे, एक की उम्र 55 साल और एक की 35 साल की थी। बताया जा रहा है कि जो 55 साल के उम्र के साधु थे वो तकरीबन 15 सालों से इस मंदिर की देखरेख करते थे। बुलंदशहर जो कि दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर है, वहां के अनूपपुर शहर में ये एक छोटा सा मंदिर है। वहां पर रात को 2 साधुओं की निर्मम हत्या होती है। 2 तरह की इसमें थ्योरी आ रही है। एक खबर यह आ रही है कि दोनों साधुओं की गला रेत कर हत्या कर दी गई और एक खबर यह आ रही है कि दोनों साधुओं की डंडों से पीट पीट करके हत्या की गई। जब इस पूरे मामले के बारे में सुबह लोगों को पता चला, क्योंकि रात में जब हत्या हो गई थी, सुबह 1-2 लोग, क्योंकि लॉकडाउन है, बहुत ज्यादा लोग श्रद्धालु मंदिरों में भी नहीं जा रहे, मंदिर के कपाट भी बंद है, लेकिन 1-2 लोग वहां पहुंचे जब, तो साधुओं की खून से लथपथ लाश देखा। उसके बाद गांव वालों को बताया गया,
ये बात बहुत तेजी से फैली और लॉकडाउन और कोरोना काल ये सब भूल करके लोग एकदम सड़कों पर आ गए, क्योंकि जाहिर सी बात है आक्रोश उनका जाहिर तौर पर सामने आ रहा था। जब ये आग की तरह फैली खबर, उसके बाद लोगों के अंदर आक्रोश आया, तो पुलिस आनन फानन में आई, वहां पर लोगों को शांत कराने की कोशिश की। बताया ये जा रहा है कि पुलिस को वहां पर शांत कराने के लिए शायद हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी, इसकी अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा लोग नाराज थे और काफी ज्यादा लोगों को शांत कराने की कोशिश की गई। फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, तो जो मंदिर है अनूपपुर से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। वो पाया गया वही मुरारी राजू, जो इस दोनों ही साधुओं की हत्या का आरोपी है। अब हुआ क्या, दरअसल पुलिस जो बता रही है, पुलिस के मुताबिक तकरीबन कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले इन साधुओं ने इस व्यक्ति पर आरोप लगाया था कि इसने चिमटा चुराया है। दरअसल ये जो व्यक्ति है राजू, मुरारी जिसका नाम है, वो एक नशेड़ी है और हमेशा नशे में रहता है, और शायद ऐसे लोग छोटी मोटी चोरी करके किसी तरीके से नशे का जुगाड़ करते हैं। उसी तरीके से दोनों साधुओं ने जब यह आरोप लगाया तो वो नाराज था। ये जो थ्योरी आ रही है, वो थ्योरी ये है कि वो शख्स नाराज था और उसने इसी आरोप के चलते जो दोनों साधुओं ने उस पर लगाया था, वो रात को मंदिर में गया और उसने दोनों साधुओं की हत्या कर दी। अब गांव वाले बता रहे हैं कि गला रेत करके हत्या है। ये कम्युनल भी करने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस ने साफ कहा है कि ये कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है, ये एक तरह से रंजिशन मारा है राजू ने। उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, क्योंकि वो हत्या करने के बाद भागा नहीं था, बल्कि वो नशे की हालत में उस मंदिर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर पाया गया। गांव वालों ने भी शक जताया और उसको ढूंढा गया और उसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने बताया कि जिस वक्त इस शख्स को पकड़ा गया वो सिर्फ और सिर्फ एक अंडरवेयर में था। बहरहाल इसको जब पकड़ा गया तो इंटरोगेट करने की कोशिश थोड़ी मुश्किल थी, क्योंकि वो नशे में था। थोड़ा बहुत होश में जब आया तो पुलिस ने पूछा और पुलिस के ऑफिशियल्स ने इसके बारे में कुछ डिटेल दी है। उस डिटेल के बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूं। एक रविंद्र कुमार है, गवर्नमेंट के सीनियर अधिकारी, उन्होंने बताया जब इंटरोगेशन की गई कि आखिर तुमने क्यों मारा, तो उसने कहा कि भगवान चाहते थे, ये भगवान की मर्जी थी, इसलिए मैंने मार दिया। उसके बाद उससे पूछा गया कि तुमने कैसे मारा, तुमने तलवार से मारा, कुछ इस तरह की जो गांव वाले बातें कर रहे थे। तो उसने बोला कि नहीं, मैं जब गया मंदिर में, ये दोनों सो रहे थे, दोनों साधु जब सो रहे थे तो वहीं पर लाठी रखी हुई थी, मैंने लाठी उठाई और लाठी से दोनों साधुओं की पीट पीट करके हत्या कर दी। ये बात ये बता रहा है। उसके मुताबिक उसने तलवार का इस्तेमाल नहीं किया। अब ये जो पुलिस इंटरोगेशन में बात सामने आ रही है, पुलिस ये कह रही है कि ये लगातार नशे में रहता था। जब साधुओं ने इसके बारे में शिकायत की तो ये नाराज था। भांग के नशे में ही ये कल रात को मंदिर पहुंचता है और वहां पे लाठियों से इस दोनों साधुओं की पीटकर हत्या कर देता है। हालांकि फिलहाल जो इलाके की बात करें, पुलिस ये कह रही है कि इसमें कहीं कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है। इलाके में फिलहाल कम से कम शांति है, क्योंकि इसमें कहीं कोई सांप्रदायिक एंगल निकल करके सामने नहीं आया। लोगों को भी अब ये समझ आ रहा है, लोगों को ये लग रहा है, क्योंकि आसपास के लोग पूरी स्थिति से वाकिफ होते हैं कि क्या कुछ घट रहा है इलाके में, क्या कुछ चल रहा है। तो उनके मुताबिक भी इन दोनों साधुओं की हत्या संभवतः इसी आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया मुरारी उर्फ राजू ने ही की है। तो इसलिए वहां पर कम से कम टेंस माहौल नहीं है। हाँ, इस पूरे मामले को राजनीतिकरण, इस पूरे मामले का करने की कोशिश जरूर हुई और यह बार बार कहा गया कि इसको कम्युनल एंगल देने की कोशिश ना की जाए। महाराष्ट्र में भी किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ से बात की, संजय राउत ने ट्वीट किए, प्रियंका गांधी जो कि महासचिव है उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की, उन्होंने ट्वीट करके इस पूरे मामले को उठाया और योगी आदित्यनाथ ने भी खुद स्वतः संज्ञान लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि वो बीजेपी की सरकार उनकी है और वो लगातार हिंदू हित की, साधुओं की, संतों की बात करते रहे। अगर उनके क्षेत्र में, उनके प्रदेश में ऐसी निर्मम हत्या होती है तो सबसे पहले उन पर सवाल उठेगा। इसलिए उन्होंने एकदम भी हिला हवाली नहीं की और फौरन इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और सख्त दिशा निर्देश दिए कार्रवाई के। लेकिन इस पूरे मामले को अभी तक जो निकल करके सामने आया है, कहीं से भी इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है। ये एक नशेड़ी शख्स था जिसने नाराज होकर के इन दोनों साधुओं पर हमला बोल करके उनकी हत्या कर दी। फिलहाल वो पुलिस की कस्टडी में है, गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अभी वो आधा कॉन्शियस, थोड़ा सा अनकॉन्शियस बहुत ज्यादा था, वो थोड़ी
जब उसका नशा उतरा है तो थोड़ी सी पूछताछ हुई है। पूछताछ में अभी तक उसने ये बताया है, पुलिस ये कह रही है कि अभी थोड़ा समय लगेगा, जैसे उसका नशा उतरेगा तो कुछ और भी डिटेल उससे ली जाएगी। लेकिन हां, अभी तक की थ्योरी में कोई क्रिमिनल एंगल भले ना हो, लेकिन इस पर राजनीति होनी शुरू हो गई है। याद होगा कि पालघर को लेकर के कितना बवाल मचा था और अब तक भी उसको लेकर के बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। अब बारी दरअसल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है, जहां पर 2 साधुओं की हत्या हुई। तो सवाल का जवाब जो देना है वो योगी आदित्यनाथ को देना है, बीजेपी को देना है। हालांकि क्रिमिनल एंगल इसमें नजर नहीं आ रहा, ये एक अच्छी बात है, लेकिन 2 साधुओं की हत्या किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं की जा सकती। जो हुआ वाकई बहुत बुरा हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रदेश सरकार को प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना चाहिए, बेहतर रखना चाहिए और ये कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं सामने ना आए। और प्रियंका गांधी भी अगर 100 हत्याओं की बात उठा रही हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एक बुनियादी सवाल है कि अगर 1 महीने में प्रदेश भर में 100 हत्याएं सामने आती हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब लॉकडाउन है, कोरोना काल है, तो वाकई स्थिति गंभीर है। इस पर सवाल बनता है और जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार को देना चाहिए। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और अगर आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस सही इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी आप जरूर पहुंचाइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।